ही अहम मामला है। सारी मामले बहुत अहम है, लेकिन ये मामला बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि इस मामले से हमें दीन में भी रोका गया है। Exactly, और बिल्कुल, और हम देखें इसराफ ना करो। कितनी भूख है हमारे इर्द गिर्द। हम देखते हैं तो लोग भूखे सो रहे होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि किसी भी जगह पर, इवन घर के अंदर भी ऑर्डर करते हैं या घर में खाना बनाते हैं तो कितना खाना हम ज़ाया कर देते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा दाखिल हो रहे थे तो देखा रोटी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो आपने वो टुकड़ा उठा लिया और मुखातिब होकर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया कि इसका एहतराम होना चाहिए, इसलिए कि जहाँ से चला जाता है वहाँ वापस नहीं आता। यानी रिस्क का एहतराम, अल्लाह की दी हुई नेमतों का एहतराम, इसराफ से, फजूल खर्ची से, चीज़ों को ज़ाया करने से ममानियत, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हमारी दीन का हिस्सा हैं। दूसरों का एहसास करना, अपने जो जायद चीज़ें हैं वो उनको दे देना, ये तमाम मामला जो है पता नहीं क्यों हम भूलते चले जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम के फूड वेस्ट इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, जो रिपोर्ट हमने उठाई है। हर साल 900 मिलियन टन से ज़्यादा खुराक ज़ाया हो जाती है, जिसमें से 60% घरों में ज़ाया होती है, मेरे और आपके घर में ज़ाया हो रही होती है। और पाकिस्तान ग़िज़ाई तौर पर गैर महफूज ममालिक में शामिल है और इंतहाई खतरे वाले ममालिक के अंदर है। ये ग़िज़ा इतनी है कि ये काफ़ी है कि दुनिया में जितने लोग हैं उनकी भूख मिट जाए। ये जो भूखे सो रहे होते हैं उसमें हमारा और आपका भी जिम्मेदारी है, इसलिए कि हम अपने घरों में ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ले आते हैं, उन्हें बनाते हैं, खाते नहीं हैं, फेंक देते हैं, वो किसी के इस्तेमाल में नहीं आती हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं उसी खुराक को तरसते हुए भूखे सोते हैं। अपने वतन की बात करें तो इसमें 40% ग़िज़ा जो है उसे ज़ाया किया जाता है। आदाद शुमार को देखा जाए तो पाकिस्तानी आबादी के 70 अफराद एक मतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करने की इस्तात नहीं रखते। 70 लोग जो हैं, मतलब 100 में से 70% बन गए जो है वो नहीं होते। दुनिया भर से भूख का खात्मा अक़वाम मुत्तहिदा के 2030 के पायदार तरक्याती अहदाफ में शामिल है, लेकिन अब भी आलमी सतह पर आबादी का एक बड़ा हिस्सा भूख या ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। अच्छा, कभी हम रेस्टोरेंट्स में जाए ना फ़रा, हम ये देखते हैं कि हम ऑर्डर कर लेते हैं, अब तो शायद कुछ लोग पैक करवा कर ले जाते हैं, घर जाके पता नहीं खाते हैं या नहीं खाते हैं, लेकिन वहाँ पर इतना खाना ज़ाया होता है। प्लेट के अंदर, शादियों के अंदर तो हमारा काम ही है ना कि हमने तो भर भर के डालना है, और फिर खा सके या ना खा सके, हमारी आंखों की भूख जो है ना, सिर्फ वो पूरी हो, पेट की भूख उतनी है या नहीं, नीयत नहीं भरती हमारी। और ये शादियों के ऊपर जो खाना ज़ाया किया जाता है, ये तो जिसे कहना चाहिए ना क्रिमिनल है, और हम सब इस जुर्म में शरीक हैं। हम प्लेटें भर भर के चीज़ें जो है वो ज़ाया करते हैं। तो इस हवाले से बातचीत करते हैं। हमारे साथ में इरशाद अंजुम साहब जो फूड एक्सपर्ट हैं और हॉस्पिटैलिटी के साथ मुंसलिक हैं एक लंबे अरसे से। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। फरमाइएगा, ये जो हमारे सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आपकी तो ऑब्जर्वेशन होगी, लोग एहसास करते हैं कि हम ज़ाया कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला का हुक्म जो है उसकी नाफरमानी कर रहे हैं, या बिल्कुल बेफिक्र होकर खाते हैं? हमारी काफ़ी ख्वाहिश होती है कि हम कस्टमर को एजुकेट करें, तो कहीं तो एजुकेट हो जाते हैं, बात का वो नहीं होते। वैसे जो 5 स्टार होटल्स हैं या 5 स्टार जितने भी शादी हॉल्स हैं, तो दे आर वेरी कॉस्ट कॉन्शियस एंड द प्राइस कॉन्शियस। हमें पता है कि ये कहाँ से फंक्शन, ये कहाँ से वेडिंग आ रही है, हमारी फंक्शन शीट निकलती बता देते हैं बिग ईटर्स और नॉट बिग ईटर्स, उस तरह से खाने की तैयारी होती है। और होता ये है कि हमारी जो तैयारी होती है तकरीबन 700 to 800 ग्राम की तैयारी करते हैं पर पर्सन। अगर मुझे यह पता लग जाए वेडिंग गुजरांवाला से आ रही है, सियालकोट से आ रही है, फिर हम तैयारी करते हैं 11 से 12 ग्राम की तैयारी करते हैं। दे आर बिग ईटर, दे आर बिग ईटर। तो हम बड़े कॉस्ट कॉन्शियस होते हैं। जितने 5 स्टार होटल्स हैं, अगर हमारा खाना बच जाता है होटल्स का या शादी हॉल्स का, या स्टाफ खा लेता है, जितने भी 5 स्टार होटल्स हैं, हम स्टाफ को फ्री देते हैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड सपर। जो लंच का खाना बचता है हम डिनर में यूज़ कर लेते हैं, फिर हम उनको मेन्यू तैयार नहीं करते। या फिर शाम का खाना जो बचता है वो फिर हम रात को सपर जो स्टाफ देते हैं वो खाना तैयार नहीं करते। ये चले सर, आप तो अपनी कॉस्ट कटिंग करते हैं ना, हो गया। हम लोगों के रवैयों की बात कर रहे हैं कि शादी में लोग आए हैं, बुफे लगा हुआ है, प्लेटें भर भर के उन्होंने लेनी कि मुफ्त के माले मुफ्त दिले बेरहम, मतलब उड़ाओ, ये बिल्कुल हमने पैसे नहीं देने, आखिर हमने पैसे भी तो पूरे करने हैं। आप ठीक कह रही हैं, हम जो होटलियर हैं हम किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते। आप बिल्कुल 100% ट्रू कह रही हैं कि लोग खाना बहुत ज़ाया करते हैं, प्लेटें लेते हैं, पहाड़ बना के लेके आ जाते हैं। और कई लोग बैठे होते हैं, एक आदमी एक प्लेट पर के दरमियान में रखता है, खाएं या ना खाएं वो खाना ज़ाया होता है। तो इज़ नॉट राइट थिंग्स, मतलब ये वैसे भी गुनाह है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि लोग को एजुकेट करें। जैसे भी आपने फरमाया कि हमारे रेस्टोरेंट वगैरह में 5 आदमी या 6-7 आदमी खाना ऑर्डर कर देंगे,
उसके बाद क्या होगा, घर ले जाएंगे, पता है नौकरों देते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, फेंकते क्या करते हैं। आई थिंक दिस इज राइट साइन। अभी हमारी ये प्लानिंग हो रही है कि खाना कुछ बच भी जाता है, जो वो अपना जो पनाहगाहें बनी हैं, अपना इमरान साहब ने बनाई हैं, वहाँ खाना भिजवा दिया जाए। लेकिन ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने किया था। पहले 4-5 डिशेज होती हैं ना, ओनली 1 डिश अलाउ। जब 5-6 डिशेज होती थी खाना बड़ा ज़ाया होता था, तो खाना हमने हर डिश को भरना होता था। अब 1 डिश है, उससे ये फ़ायदा है खाना काफ़ी कम ज़ाया होता है। लोग प्राइस भी कॉन्शियस है, उसकी रेट भी कम है और ज़्यादा डिशेस भी नहीं दे रहे। अब 1-2 सूबे हैं वहाँ कोई पाबंदी नहीं है, 4-5 डिशें दी जा रही हैं, खाना ज़ाया हो रहा है भाई। ये तो उनको किसी को अच्छा, कुछ शर्मिंदगी कभी आपने किसी के चेहरे पे देखी है कि शर्मिंदगी हो रही हो कि जी के बच्चे को भी प्लेट में उतना ही डाल के दे दिया जाता है जितना वो शख्स खुद डाल रहा होता है, या हमें तो फील ही नहीं होता कि ये भी कोई मसला है या ये कोई बुरी बात है खाना ज़ाया करना, क्योंकि वो भी खाना आप अपने एम्प्लॉयज़ को या पनाहगाहों में नहीं भेज सकते। जो प्लेट के अंदर डाल दिया गया वो कितनी बड़ी तादाद में होता है, उसको कैसे तल्फ किया जाता है? आप बिलीव मी, एज ए डायरेक्टर ऑपरेशन ऑफ द होटल्स, मैंने किन दफ़े मैंने देखा कि मैं खुद टेबल पे गया हूँ, मैं कहा मैम यू कैन फिनिश दिस फूड, यू थिंक योर किड कैन फिनिश दिस फूड, ओ वी ब्रॉट इट हियर। 2 बंदे बैठे हुए हैं, 5-6 प्लेट भर के सामने ले आए हैं, उनका आंखें नहीं भरती, खाना तो लेके आ गए हैं, लेकिन इतना खाना ज़ाया हो रहा है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू थ्रो इन द ट्रैश दैट फूड, वी कैन यूज इट अगेन, वी हैव टू थ्रो इट। ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि आप ये एस्टिमेट तो लगा लेते हैं कि कौन से इलाके से आ रहे हैं, कितना खाने वाले होंगे, क्या ये खुराक ज़ाया करने वाले लोगों पे कोई ख़ास लोग हैं? नहीं, दरमियाने तबके के लोग ज़्यादा ज़ाया करते हैं, अमीर लोग ज़्यादा ज़ाया करते हैं, पढ़े लिखे करते हैं, जाहिल लोग जिनको इतनी तालीम नहीं होती, सब इस हमाम में नंगे हैं, एक जैसे नहीं, मतलब 50% यू कैन से, अच्छा यू कैन से 50% जो देहात से लोग आते हैं, उनको कभी कभार मौका मिलता है 4 to 5 स्टार होटल वगैरह आने का। अब वो पेटे भर भर के ले आते हैं, तो उनको कभी बहुत को तो एक तो चांस मिलता है होटल आने का। वो कहते हैं जी हमने अब जो सलामी जो दी है वो तो पूरी करो। आई मीन दे वेस्ट अ लॉट फूड, मतलब जो खास कर देहात से लोग आते हैं या फिर हमारे दूसरे शहरों से आते हैं, मतलब खाना कम है, ज़्यादा करना है। और इन द वेडिंग इज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर अस के आगे से प्लेट उठा लीजिए, कुछ किया जाए। ये तो उनके अंदर एजुकेशन होनी चाहिए, दे शुड थिंक। अच्छा, एक ना वो होता है जूठा खाना, मतलब जो किसी ने खा लिया हो तो जो बच जाता है प्लेटों के अंदर, उस खाने का क्या किया जाता है? अच्छा, कोई कभी सोचा नहीं है, मतलब कि बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, इस पे पॉलिसी भी आ सकती है, कभी गवर्नमेंट ने इस पे सोचा हो कि कोई पेनल्टी रखी जाए जितना हम खाना ज़ाया कर देते हैं, कि लोगों को अगर 1 डिश हो सकता है तो सब कुछ हो सकता है इस पाकिस्तान में। अगर 10 बजे शादी खत्म हो सकती है जो रात 2 बजे तक चलती होती थी, 12 बजे शुरू होती थी, तो पेनल्टी नहीं रखी जा सकती है, मॉनिटर नहीं किया जा सकता? पॉसिबल नहीं। रेस्टोरेंट ने ये कहा है कि अगर आप प्लेट में खाना ज़ाया नहीं करेंगे, वी गिव यू 10% डिस्काउंट। अच्छा, ये एक ट्रेंड आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, यूरोपियन कंट्री में आ गया है, एक इंसेंटिव है। अगर आप फूड ज़ाया नहीं करेंगे, वी गिव 10% डिस्काउंट। ये एक बड़ा अच्छा मतलब चीज़ है कि उस पॉजिटिव चीज़ है, लोग इस पे वर्क कर रहे हैं। बट ये जो मैसेज है ओनली फॉर तालीम याफ्ता जो लोग हैं, दे अंडरस्टैंड। बाकी जो दूसरे लोग आते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड। वो तो बस आएंगे, उन्होंने कह दिया हम 2000 या 1800 पे कर रहे हैं, लेट्स फिल द प्लेट। मोस्ट ऑफ द टाइम जो रेस्टोरेंट में खाना वो ज़ाया होता है, शादियों में खाना ज़ाया होता है, बट वी कांट हेल्प इट। जो डिशों में बचता है दैट वी कैन यूटिलाइज फॉर द स्टाफ फॉर देम। लेकिन एक एस्टीमेट लगाते हैं सर, लोगों को भी समझने में आसानी हो, हमें भी समझने में आसानी हो। एक बारात आती है आपको, खा किसी भी जगह से आए, हम एक नॉर्मल रखते हैं, उसके बाद जो खाना ज़ाया होता है उससे कितने लोगों का हम पेट भर सकते हैं जो प्लेटों के अंदर ज़ाया होता है, ताकि लोगों को पता लगे कि ये खाना कितना अहमियत का हामिल है, कितने भूखे लोगों का पेट भरा जा सकता है? 500 आदमियों का फंक्शन है, कम से कम 60 to 70 लोगों को फीड हम कर सकते हैं। 60 से 70 लोगों को। हाँ जी, अब ये समझ के 10% खाना ज़ाया होता है। ठीक है, और अगर वो हम अपने हाथ से खिला दें तो वो बेहतरीन सदका हो सकता है उस शादी का, कि हम अगर खुद बजाय ज़ाया करने के हम कहें चले हम 60-70 गरीबों को भी साथ खाना खिलाएंगे उसी शादी में, जब हम अपने अजीज़ और रिश्तेदारों को खिलाएंगे। थैंक यू वेरी मच। सेशन होने चाहिए, लेट वी हैव टू एजुकेट द पीपल, प्लीज डोंट वेस्ट द फूड। जैसे भी आपको पता है 10% डिस्काउंट अगर फूड ज़ाया नहीं करेंगे तो दैट्स वेरी गुड साइन। बिल्कुल ठीक है इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया आप आए और आप अपनी जो एक्सपर्ट दे रहे थे। पर मामला यही है, हम चाहें तो रोक सकते हैं। अगर 500 लोगों के बदले में जितना वो खाना ज़ाया कर रहे हैं 60-70 लोगों का पेट भर सकता है, तो हमें कितना सोचने की एहसास बड़ी चीज़ चाहिए। तो अभी हम रेस्टोरेंट्स की बात करें, घरों की तरफ घरों की तो आई नहीं। हाँ, जब हम छोटे होते थे अम्मा चीखती रहती थी और मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे नहीं लगता कि माँ ने कभी किसी भी घर में खुद से अलग से कुछ बना के खाया हो, वो लोगों की बच्चों की प्लेटें ही साफ करती ऐसे ही बिल्कुल। अब मेरे घर में मैं भी बच्चों के साथ यही पीट रही थी, यार ज़ाया नहीं करो, लेकिन समहाउ उन्हें हम समझाने में नाकाम होते हैं कि ये चीज़ कितनी अहम है। सो हमें मेरा ख्याल है ये ट्रेनिंग बहुत शुरू से अपने बच्चों में, अपने घरों में प्रैक्टिस करनी है।
अगर हम ज़ाया कर रहे हैं किसी चीज़ को तो हम नाशुक्री कर रहे हैं, और नाशुक्री रब को हमें मोटिवेट करने के लिए कहा जाता रहा है घरों के अंदर कि जो आखिरी लुकमा होता है सबसे ज्यादा शिफा तो उसमें होती उस लुकमे के अंदर होती है। तो बचपन से वो ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं सूखी सड़ी होती थी बचपन में, तो मेरी अम्मी कहती थी तू छोड़ देती है ना प्लेट में, तो तुम्हें तो सेहत हो ही नहीं सकती, कि लुकमा सेहत तुम छोड़ देती हो। तो इस चीज़ को, जिसका हमारे दीन के अंदर हुक्म है, तो खाना ज़ाया मत करें। और अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, बाहर जाएं, घर में भी ऐसा मामला है तो उसको पैक करें और कुछ लोगों को दें। लोग साफ़ खाना आसानी से और बहुत खुश होकर खाएंगे, आपको दुआएं भी देंगे। अब जो मैं कहने लगी हूँ, मुझे नहीं मालूम, बहुत सारे लोग हमारे घरों में ना ये कहा जाता है पानी पियो तो याद करो प्यास इमाम की। यानी आप एहसास करते हैं कि ये लुकमा किसी को नहीं मिल रहा जो आप फेंक रहे हैं, तो जब आप एहसास करते हैं ना किसी भी चीज़, ये पानी जिसे आप ज़ाया कर रहे हैं ये कितना अहम है। अब बहुत सारे लोगों को पीने का साफ पानी में ऐसा नहीं, तो एहसास जब आ जाएगा अंदर तो खुद ब खुद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ़रा। ये बड़ा अहम मामला है और इस पर हमें उम्मीद है कि आप सब इस पर सोच रहे होंगे। खैर, अब जैसे जैसे मौसम तब्दील हो रहा होता है, कई सवालात हमारे दिमाग में होते हैं। कल हमारे दिमाग में ये सवाल था कि अब हमें खुराक क्या खानी चाहिए और कपड़े क्या पहनने चाहिए, क्या सर्दी तो नहीं लग जाएगी। कल अब मौसम सर्द हो गया और ठंड लगना शुरू हो गई थी। अचानक हुआ ना, यही बात कल फरा मुझे 2-3-4 डिग्री का अचानक टेम्परेचर शिफ्ट मारता है। सुबह में और शाम के टेम्परेचर में भी फर्क होता है। सो वो कल हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि टेम्परेचर शॉक नहीं देना खुद को भी, अपनी बॉडी को भी। हमजा हम नहाते हुए बाजू का गरम जाते हैं और ठंडा पानी डालते हैं, इससे भी स्ट्रोक हो सकता है। सो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि हमने टेम्परेचर शॉक नहीं देना। लेकिन अब तो बहुत बड़ा मसला हमें जल्द का भी तो होता है ना, कि हम उसकी केयर नहीं कर रहे होते हैं और फिर हम परेशान हो जाते हैं कि क्या मामला है। अब सर्दी जो है वो जा रही है और अब बाहर का मौसम है, उसके बाद गर्मी आ रही है। तो अपने इस मौसम के अंदर जब मौसम तब्दील हो रहा है तो जल्द की हिफाजत करना कितना ज़रूरी है और ये कैसे की जाए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। डॉक्टर अर्मिला से पूछते हैं, वेल नोन जैसे कि ये डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अर्मिला, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा, मौसम चेंज हुआ और हमें साथ ही रंग काला पड़ने की जो है ना फिक्र पड़ जाती है। तो ये बाहर के मौसम में आपके ख्याल में कितना हमें अपने रिजीम को चेंज करने की ज़रूरत है सर्दियों से? अब क्या करना है? पहले सर्दियों में जो हम करते थे हैवी मॉइस्चराइजर्स, के अभी भी लगाते रहें? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फरा। इससे पहले वाला जो आपका टॉपिक था वो भी मैं देख रही थी, बहुत अमेजिंग टॉपिक था, बहुत अच्छा आपने पिकअप किया टॉपिक। जो अभी आप टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं कि कुछ डिग्री सेंटीग्रेड से भी फ़र्क पड़ जाता है टेम्परेचर के ऊपर, तो उसी तरह ऑफ कोर्स हमारी स्किन की जो केयर होती है, मैंने पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि सर्दी के आते वक्त डिफरेंट होती है, और जब सर्दियों से हम बाहर की तरफ जाते हैं तो फिर और मसाइल शुरू हो जाते हैं और फिर उसके बाद एकदम से गर्मी हो जाती है। तो बात यह है कि इस वक्त आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को स्किन की सेंसिटिविटी का इशू हुआ हुआ है। हमारे क्लिनिक्स पे भी आ रहे हैं और जनरली भी आपने सुना होगा कि हमें रैशेज़ हो रहे हैं, ख़ारिश हो रही है चेहरे पे, आंखों में ख़ारिश शुरू हो गई है। उसका रीज़न ये है कि बाहर के मौसम के आते के साथ ही पोलन काउंट बढ़ जाता है फ़िज़ा के अंदर। अब पोलन एक ऐसी चीज़ है, दिखाई तो देती नहीं है कि हम उससे बच सकें, तो उसका तरीक़ाकार यही होता है कि जो बहुत सेंसिटिव लोग हैं वो इस मौसम के स्टार्ट से पहले ही, मतलब आमद से पहले ही थोड़ी सी हिफाजत करनी शुरू कर दें। उसके अंदर जिनको तो बहुत ज़्यादा मसले हैं, मतलब आंखों के अंदर बहुत इचिंग है, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है या हर चीज़ के साथ रिएक्ट करने लग जाती है, तो उनको तो चाहिए कि वो पहले से ही कोई ना कोई एंटी एलर्जी का इस्तेमाल शुरू कर दें, जो कि टैबलेट फॉर्म में मिलती है हमारे पास, बड़े आसानी से अवेलेबल है, आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देगा। दूसरी चीज़ ये है कि मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं छोड़ना। मॉइस्चराइज़र तो इस टाइम पे आपको ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब ड्राइनेस की तरफ स्किन जा रही है, एलर्जी हो रही है, ख़ारिश हो रही है आंख पे, तो आप थोड़ा अवॉइड करने लग जाते हैं कि हम कोई चीज़ चेहरे पे ना लगाएं। तो वो एक विशियस साइकिल में स्किन चली जाती है कि ड्राइनेस, ओवर ड्राइनेस, इचिंग और फिर मज़ीद ड्राइनेस। तो बेहतर यही होता है कि अपना मॉइस्चराइज़र आप कंटिन्यू करें, लेकिन अगर मॉइस्चराइज़र में कोई परफ्यूम्ड इंग्रेडिएंट डला हुआ है, कोई ऐसी चीज़ है कि बहुत फ्रेग्रेंस है या आपको लगता है कि लगाने से जलन हो रही है, तो फिर उस सूरत में ज़रूर डॉक्टर को दिखा लें, क्योंकि मॉइस्चराइज़ रखना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर उसकी कोई कंपोनेंट आपको तंग कर रही है तो उसका ज़रूरी है कि डॉक्टर से एक दफ़ा उसको दिखा लिया जाए कि ये मेरी स्किन के लिए ठीक है या नहीं। इस मौसम में यूजुअली हम लोग समटाइम्स माइल्ड स्टेरॉइड्स देते हैं लोगों को जो बहुत एलर्जी प्रोन होते हैं, जिनकी आंखों से पानी आ रहा है और फिर वो बहुत ज़्यादा आंसुओं की वजह से इर्द गिर्द आंखों की स्किन और इसके अलावा स्किन जो चीक्स की स्किन है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। तो हम ऐसी सूरत में लोगों को आई ऑइंटमेंट्स भी देते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा स्टेरॉइड डला होता है। इसके अलावा हम लोगों को चेहरे पे लगाने के लिए भी कुछ क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स देते हैं। यूजुअली मैंने देखा है कि जो हमारे ऑफिस में, क्लिनिक्स में जो प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं, छोटे छोटे सिंपल प्रोसीजर्स,
आजकल हमें फरवरी से रिपोर्ट होना शुरू होता है कि लोगों ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया उस सिंपल प्रोसीजर के साथ जो वो पहले सर्दियों में बड़े कंफर्टेबली करा रहे थे, क्योंकि अब उनकी स्किन थोड़ी सी चेंज हुई एनवायरनमेंट के साथ, ड्राइनेस थोड़ी ज़्यादा हो गई बिकॉज ऑफ पोलन और पोलन काउंट बढ़ने की वजह से, या फिर गर्मी ज़्यादा होने लग गई है, तो उनकी जो इंटेंसिटी पहले थी लेज़र की या जो हम लोग उनकी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे थे, जो उनकी कॉम्पोजिशन थी, आज वो उनको तंग करने लग गई है। तो हमें उसके ऊपर भी एज डॉक्टर्स इन आवर क्लिनिक्स हम उसके ऊपर भी वर्कअप करने लग जाते हैं विद सेंसिटिव स्किन इश्यूज़। ठीक है डॉक्टर अर्मिला, हमें ये बताएं, बच्चों के लिए ख़ास तौर पे माएँ बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, फिर सोचती रहती हैं कि क्या कोई मॉइस्चराइज़र लगाना भी चाहिए बच्चों को, नहीं लगाना चाहिए, कौन सी क्रीम्स लगानी चाहिए बच्चों को, और रैशेज़ जो है वो इस मौसम के अंदर बच्चों का बहुत बड़ा मसला है। जी देखिए, बच्चों की तो स्किन सबसे ज़्यादा इसलिए सेंसिटिव भी होती है और रिस्पॉन्ड भी करती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर फिरते हैं, खेलते हैं, धूप में जाते हैं, स्कूल भी जा रहे हैं बच्चे, और वो उतनी हिफाजत नहीं कर सकते, ना ही वो छोटी छोटी बात को हमें बताएंगे कि आज मुझे खारिश हो रही है या ड्राइनेस होती है, वो नहीं बता रहे होते ये चीज़ें, तो उनकी स्किन ज़्यादा जो है वो रिएक्ट भी कर जाती है, प्रॉब्लम भी देने लग जाती है। बच्चों के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, अगर आप जाके चेक करें तो जितने भी अच्छे ब्रांड्स हैं जो कि मॉइस्चराइजर्स बनाते हैं, या एक्जिमा वाली स्किन, या आप समझ लो कि एलर्जी वाली स्किन के लिए जो खास प्रोडक्ट्स बनती हैं, उनमें बच्चों की प्रोडक्ट्स सेपरेटली आती हैं ओवर सेंसिटिव स्किन के लिए या फॉर किड्स यूज़ के लिए। तो वो प्रोडक्ट्स आप ज़रूर अपने बच्चों को, अगर वो नहीं भी शिकायत करे तो वो इस्तेमाल ज़रूर कराएं, मॉइस्चराइज़र ज़रूर इस्तेमाल कराएं, सन प्रोटेक्शन क्रीम ज़रूर इस्तेमाल कराएं, उनको समझाएं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है स्किन पे, या वो बाहर मिट्टी से खेल के आते हैं या स्कूल से खेल के आते हैं, तो चेहरे को सही तरीके से वॉश करें, हाथों को अच्छी तरीके से धोएं और उसके बाद फ़ौरन मॉइस्चराइज़ करें। ये हैबिट हमें डालनी पड़ेगी अपने बच्चों में, क्योंकि अभी कोविड की वजह से, कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा, बार बार हम बच्चों के हाथ धुलवाते हैं, उनकी सफाई का ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है, मास्क पहनते हैं, तो जब मास्क पहनते हैं उससे भी चेहरे पे बच्चों के, जो बच्चे एलर्जी प्रोन है, ज़्यादा एलर्जीज़ होती हैं, तो हमें उनको खुद से ये गाइड करना पड़ेगा कि बच्चों जब भी आप हाथ धो तो अगर वॉशरूम के अंदर ही एक मॉइस्चराइज़र साथ रख लिया जाए जो पंप फॉर्म में हो, क्विकली बच्चे अपने हाथ पे लगा लें, चेहरे पे लगा लें, तो वो बहुत आसानी पेरेंट्स के लिए भी हो जाएगी, बजाय इसके कि बच्चे बाद में हमारे क्लिनिक्स पे आके इलाज करवा रहे हो। ये घर के अंदर अगर सिंपल रेमेडीज़ कर ली जाए तो आई थिंक दिस इज़ इनफ। अच्छा डॉक्टर मिला, ये भी बताइए, जैसे आपने खुद जिक्र किया, अब मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियों में तो मास्क लगा लेते थे, गुजारा हो जाता था, अब तो गर्मियों में आएगी सख्त किस्म की स्वेटिंग इस एरिया में, और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को एलर्जी भी हो रही है, हो भी जाती है, और वो मास्क पहनना भी बड़ा तकलीफदेह होगा। हाउ टू ईज इट आउट, आप इसमें क्या सजेस्ट करेंगी? जिन लोगों को एक्नी हो जाती है, वहाँ से निकल आते हैं, वो क्या करें? देखिए जी, मास्क पहनना तो हमारे लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी से आगे तो कोई चीज़ नहीं है। ज़िंदगी को तो प्रोटेक्ट करना लाजमी है, अपनी सेहत का ख्याल रखना, दूसरों को प्रोटेक्ट करना, इसके अंदर तो देर इज़ नो सेकंड थॉट, हम सब ने मास्क पहनना है। अब मास्क के अंदर टाइप्स हैं जो मैंने एक दो दफ़ा पहले बताने की कोशिश की है। आप देख रहे हैं कि कुछ मास्क हैं जो कि N95 मास्क हैं, जो कि मेरे पास एक पड़ा भी हुआ है, इस तरह का मास्क होता है N95। ये ज़्यादातर वो लोग पहनते हैं जो कि हेल्थ केयर के अंदर काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं। इसके अलावा इसी तरह का मास्क पहनते हैं वो लोग जो को बहुत ज़्यादा एलर्जी प्रोन होते हैं, जिनको अस्थमा की शिकायत होती है। उस मास्क के अंदर एक फ़िल्टर भी लगा होता है ताकि उनको ब्रीदिंग में आसानी हो। नेक्स्ट चीज़ आती है जो सिंपल सर्जिकल मास्क होते हैं, जो ग्रीन ब्लू कलर में अवेलेबल हैं मार्केट में। लोग वो बहुत कॉमनली, जो कॉमन लोग हैं, जो आम, जिनका इतना ज़्यादा हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में मरीज़ों के साथ इतना कॉन्टेक्ट नहीं है, वो नॉर्मल अगर बाज़ार में फिर रहे हैं अपनी शॉपिंग, तो वो वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा एक आए में जो थोड़े से, जिसके अंदर मिक्स्ड मटेरियल है, उसके अंदर थोड़ा सा आप समझ लो कि जिस तरह से मिक्स्ड फैब्रिक्स होते हैं, कपड़ा मिक्स्ड होता है, उसी तरह से ये मास्क भी मिक्स्ड वाला आ रहा है, या उसमें कलर यूज़ हुआ है, ब्लैक कलर है, पर्पल, डिफरेंट कलर्स के भी मास्क आए हुए। वो मास्क भी लोगों को एलर्जी दे सकते हैं, क्योंकि उसका जो जिस मटेरियल से वो बना हुआ है वो मटेरियल तंग कर सकता है, या उसकी जो डाई यूज़ हुई है वो तंग कर सकती है। ऐसी सूरत में आप मास्क को चेंज करके देख लें, एक किस्म के मास्क से आप दूसरे किस्म के मास्क के ऊपर स्विच कर जाए। दूसरी चीज़ ये होती है कि ज़्यादा एलर्जी इस पार्ट के ऊपर होती है, जहाँ से आके वो क्लिप यहाँ पे पिंच करते हैं, मास्क का जो क्लिप होता है
वो यहाँ पर आके पिंच करता है आपके नोज़ के पास, और ये वाली जगह को हमने कोशिश करनी होती है कि ये सील्ड रहे ताकि इसके अंदर एयर जो है, कंटेमिनेटेड जो एयर है वो अंदर एंटर ना हो। तो ज़्यादातर रैश इस पार्ट पे आ रहा है जिसको हम लोग बटरफ्लाई रैश, हमारी ज़बान में उसको बटरफ्लाई रैश कहा जाता है, मतलब नाक और चीक्स के अराउंड। तो यहाँ पे लोगों को ज़्यादा मसला होता है। और दूसरी चीज़ जो फरा ने बोली, जो मुहासे निकल आते, वो ऑक्लूजन की वजह से होता है कि एक ही मास्क के अंदर आप बहुत देर तक सांस ले रहे हैं, तो लोगों की जो एक्नी प्रोन स्किन है उसमें बहुत ज़्यादा मुहासे, ऑयलीनेस, ग्रीसीनेस ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसका सलूशन ये है कि अगर तो एलर्जी हो रही है, आपको इरिटेशन प्रॉब्लम हो रही है, तो इस तमाम हिस्से के ऊपर जो आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ आपको एलर्जी के लिए जो एक दवाई, वो ज़रूर इस जगह पे लगा के फिर मास्क पहन लें। उससे एक प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी और वो जगह थोड़ी सी आपकी उसी वक्त काम डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ ये कि मॉइस्चराइज करने के बाद मास्क पहनने। जो एलर्जी प्रोन लोग हैं उनके लिए मैं ये कह सकती हूँ कि अगर वो ऐसी जगह पे बैठे अपने दफ्तर के अंदर आ गए हैं और वहाँ पे अकेले काम करें, तो उस वक्त मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, उस वक्त वो उतार भी सकते हैं। उसके बाद जब वो दोबारा पब्लिक में जाएँ या क्रॉस करें कोई कॉरिडोर या लिफ्ट में जा रहे हैं, तो उस वक्त ज़रूर मास्क पहन लें। इसी तरह जब शॉपिंग के लिए जा रहे हैं उस वक्त पहने, क्राउडेड एरियाज़ में पहने। अननेसेसरी जो एक्नी बहुत सिवियर हो जाए जिन लोगों को, उनके लिए अननेसेसरी मास्क पहनने की मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा केयर कर लें तो बेहतरी आ सकती है। इसके अलावा स्किन को क्लीन अप ज़्यादा रखें, धोएं, सिंपल जो सोप एंड वाटर है उसके साथ धोएं, और जो डॉक्टर ने आपको अपनी एक्नी के लिए दवाइयाँ दी हुई हैं उनका इस्तेमाल करें, लेकिन ओवर ड्राई भी ना कर लें कि कई लोग ओवर ड्राई करके भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर अमीला जावेद, बहुत शुक्रिया आपका, सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी। और अभी मौसम तब्दील होते साथ जो हमें मसाइल आएंगे जेल के, उस हवाले से वो हम उसके बारे में आपको अपडेट कर रहे थे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद स्टे विद अस।